अक्सर ये होता है ना कि किसी और की आंख का सपना किसी और की जिंदगी में आकार लेता है, किसी ऐसे की जिसने कभी उस सपने के बारे में सोचा भी नहीं होता। कितने ही ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने कभी फिल्मों में आने की ख्वाहिश तक नहीं की, मगर किस्मत उन्हें खींच कर फिल्मों में ले आई। ऐसी ही फिल्मी हस्तियों में नाम आता है अपने जमाने के खतरनाक विलेन के.एन. सिंह का, जो दिखने में बेहद सोफिस्टिकेटेड थे, असल जिंदगी में भी और पर्दे पर भी। मगर फिल्म में जैसे ही उनकी एंट्री होती तो दर्शक संभल कर बैठ जाते कि अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। हाँ हाँ हाँ, चोरी 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 करके जेब काट के नगम लगा के। के.एन. सिंह को जब आप पर्दे पर अभिनय करते हुए देखते हैं तो एक स्टाइल तो जरूर नजर आता है, मगर वो स्टाइल आम जिंदगी के आसपास का दिखता है। कोट और हैट पहने कुछ समझने वाले अंदाज में अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करना और आंखों को सिकोड़कर एक भौं ऊपर उठाना और फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान, यही था उनका अंदाज। जानना चाहते हो कि चैन का खून किसने किया? मैंने। उनकी बड़ी बड़ी आंखों से ब्लैक एंड व्हाइट एरा के दर्शक सहम जाते थे, लेकिन इसी डराने वाले अंदाज में एक खुली सी हंसी भी शामिल थी, जो बतौर विलेन शायद उतना इम्पैक्ट नहीं डालती थी, लेकिन उनके सफेद पोश किरदार को बहुत सूट करती थी। अक्सर उनके किरदार की पोल आखिर में ही खुलती थी, लेकिन दर्शकों को पता होता था कि असली कल्प्रिट हैं के.एन. सिंह, और ये इमेज इस हद तक हावी थी कि असल जिंदगी में भी लोग उन्हें विलेन ही समझ लेते थे। इधर से गाड़ी आएगी, तुम सर रख देना, बस मामला खत्म, मालूम भी नहीं होने का। एक बार की बात है कि शूटिंग से लौटते हुए उनके एक दोस्त ने उन्हें एक लिफाफा दिया जो उन्हें अपने रास्ते में पड़ने वाले एक पते पर पहुंचाना था। के.एन. सिंह दोस्त के दिए पते पर पहुंचे और डोरबेल बजाई। एक महिला दरवाजा खोलने के लिए आई, लेकिन जैसे ही उस महिला ने के.एन. सिंह को सामने खड़ा देखा, वो चीखते हुए अंदर भाग गई। डर के मारे वो दरवाजा भी बंद करना भूल गई। ऐसा खौफ हुआ करता था उनका। खौफ के बावजूद उन्होंने इतनी लोकप्रियता भी पाई कि जहाँ जाते थे भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। एक बार वो फ्रंटियर मेल से कहीं जा रहे थे, उसी ट्रेन में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यात्रा कर रहे थे और उनसे मिलने स्टेशन पर काफी भीड़ इकट्ठा होती थी। मगर कुछ ही स्टेशन के बाद जाने कैसे लोगों को पता चल गया कि उस ट्रेन में के.एन. सिंह भी यात्रा कर रहे हैं, तो सब उनके डिब्बे की तरफ भी इकट्ठा होने लगे। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि दूसरे कंपार्टमेंट में कौन है, मगर उन्हें पता ही नहीं था, इसीलिए वो उतरे और उस डिब्बे में आकर बैठ गए। देखा कि बाहर से भीड़ की आवाज सुनकर के.एन. सिंह खड़े हुए और उन्होंने ये भी पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं इस डिब्बे में हूँ? तो भीड़ में से आवाज आई कि पिछले स्टेशन से फोन आ जाता है जिसमें उनके डिब्बे की डिटेल्स बताई जाती है, और इस तरह हर स्टेशन पर उनसे मिलने के लिए भीड़ जमा हो जाती थी। ये जलवा था उनकी लोकप्रियता का। मंत्र पढ़ो, मैं अभी इस लाश को दरिया में फेंक कर आता हूँ। इसका पागलपन बढ़ता जा रहा है, अब इसके कहना ठीक नहीं, इसे ले जाकर इसके बाप के वीराने घर बंद कर दो। फिर मैं तेरे बाप से पूछूंगा कि शरीफ की औलाद कैसी होती है। कृष्ण निरंजन सिंह, यही था उनका पूरा नाम। हालांकि उनके पिता चंडी प्रसाद ने उनका नाम निरंजन सिंह रखा था, पर उनके गुरु ने कहा कि तुम्हारे घर कृष्ण आए हैं, तो उनके नाम के आगे कृष्ण लगा दिया गया और उनका नाम हो गया कृष्ण निरंजन सिंह, जो फिल्मों में आए तो कहलाए के.एन. सिंह। और जो लाइन ऑफ डिफेंस ने ली है उसमें और कुछ ना हो, बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर मिल सकता है। उनके पिता उन्हें अपनी ही तरह वकील बनाना चाहते थे और उनकी पढ़ाई लिखाई भी इसी तरह से कराई गई थी ताकि वो विलायत जाकर वकालत कर सकें। मगर उन्हीं दिनों एक घटना घटी जिसने के.एन. सिंह का वकालत से मोह भंग कर दिया। हुआ ये कि देहरादून के एक गेस्ट हाउस में एक महिला का भयानक कत्ल करके उसे वहीं जमीन में गाड़ दिया गया। उस समय सभी को पता था कि कत्ल किसने किया, मगर उस रईस व्यक्ति को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया और उस कातिल को बचाने में उनके अपने पिता की अहम भूमिका थी। इसी के बाद से वकालत से उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि वो किसी कातिल का केस लड़ने की सोच भी नहीं सकते थे। Really? तुम जैसे 420 आदमी पर दीपक का बाप यकीन करता है। के.एन. सिंह ने वकालत का ख्याल छोड़ने के बाद मिलिट्री सप्लाई, लॉन्ड्री और प्रिंटिंग वर्क्स का बिजनेस शुरू किया। एक समय पर उन्होंने रुड़की में स्कूल भी खोला, लेकिन 2 साल बाद जब उनके पिता बीमार पड़े तो उन्हें घर लौटना पड़ा।
केएन सिंह ने देहरादून के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लिया था। सुबह जल्दी उठकर हर रोज मीलों दौड़ना, नियमित रूप से ट्रेनिंग लेना, ये उनका पसंदीदा काम था। इस दौरान उन्होंने अपने खेल पर फोकस किया। शॉट पुट और जेवलिन थ्रो में भी उनका नाम 1936 के बर्लिन ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो चुका था। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। वो अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार ही थे कि किस्मत ने उनसे वो मौका भी छीन लिया। उनके पिता ने उन्हें कोलकाता भेज दिया। कोलकाता में उनकी बहन रहती थी जिनकी आंखों की सर्जरी होना बहुत जरूरी था। उनके पति उन दिनों इंग्लैंड गए हुए थे। केएन सिंह क्योंकि 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, इसीलिए उन्हें कोलकाता भेज दिया गया। वकालत के बाद ओलंपिक्स खेलने का मौका भी उनके हाथ से चला गया। हालांकि उन्होंने सोचा था कि वो सेना में भर्ती हो जाएंगे, मगर हमारी सोच और हमारा भाग्य हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही काम करते हैं। आज तुम्हारी आखिरी रात है। क्या? कल तुम्हें मरना है ना? उनके साथ अच्छा ये रहा कि वो जब सिनेमा में आए तो अपनी इतनी मजबूत पहचान बनाई कि उनसे पहले जो बेहद मशहूर विलेन हुआ करते थे याकूब, उन्होंने उनसे कहा था, सिंह अब तुम किंग हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। 1 सितंबर 1908 को देहरादून में जन्मे केएन सिंह ने पढ़ाई की देहरादून और लखनऊ से और फिल्मी सफर शुरू किया कोलकाता से। करीब 28 साल की उम्र में वो फिल्मों में आए थे। उससे पहले कोई फिल्मी माहौल नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। कुछ लोग शायद कुछ खास काम के लिए ही बने होते हैं जिसके लिए उन्हें किसी प्रशिक्षण की जरूरत होती भी नहीं है। केएन सिंह उन्हीं में से थे। यहाँ कोई किसी को फांस कर नहीं लाता। जुआ खेलने का शौक हर आदमी को होता है। उनकी ऑब्जर्वेशन और याददाश्त बहुत अच्छी थी और स्टाइल तो उनका यूनिक था ही। इसी वजह से फिल्मों में उन्हें काम मिला। कोलकाता में उनकी मुलाकात पृथ्वीराज कपूर से हुई, जो उस समय तक कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमा चुके थे। पृथ्वीराज कपूर ने ही उन्हें न्यू थिएटर्स के निर्देशक देवकी बोस से मिलवाया और 1936 में वो बतौर सहायक 80 रुपए महीने की तनख्वाह पर उनके साथ काम करने लगे। उनका अंदाज देखकर देवकी बोस ने उन्हें अपनी फिल्म सुनहरा संसार में डॉक्टर की एक छोटी सी भूमिका ऑफर की। कहते हैं जब फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही थी तो केएन सिंह वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पहली फिल्म थी, घबराहट भी थी, जाने कैसा काम किया होगा, लेकिन देवकी बोस ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, चीजों से कभी भागो मत, तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। और फिर ये हुआ कि सबने उनके काम की तारीफ की, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और फिर वो दिखे हीरो के रोल में। उनकी ये फिल्म थी हवाई डाकू, जो हीरो के रूप में उनकी आखिरी फिल्म भी थी। इसके बाद न्यू थिएटर्स की अनाथ आश्रम में वो एक बैड मैन के रूप में दिखे जो एक बच्चे का अपहरण कर लेता है, और एज ए विलन ये उनकी पहली फिल्म थी। फिर आई विद्यापति, जिसमें उनका बहुत अच्छा कैरेक्टर रोल था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी दूसरी शादी हुई। उनकी पहली शादी 1930 में हुई थी, मगर 2 साल में ही उनकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। 1937 में जब देहरादून से उनकी शादी का बुलावा आया तो विद्यापति की शूटिंग चल रही थी। वो 2 दिन की छुट्टी लेकर देहरादून गए, शादी की और वापस लौट आए। फिल्म के एक सीन में जब वो पृथ्वीराज कपूर के दरबार में प्रवेश करते हैं तो एंट्री से पहले वो गैर शादीशुदा थे, मगर दूसरे ही दृश्य में जब वो दरबार में दिखाई देते हैं तो उनकी शादी हो चुकी थी। शूटिंग की वजह से ही वो बस जल्दी जल्दी शादी करके लौट आए थे और इसी वजह से उनकी शादी की तस्वीर लेने का इंतजाम भी नहीं हो पाया था। जिन दिनों विद्यापति रिलीज हुई उन्हीं दिनों AR कारदार एक ऐसे अभिनेता की तलाश कर रहे थे जो उनकी फिल्म मिलाप में वकील की दमदार भूमिका निभा सके। फिल्म विद्यापति में केएन सिंह के अभिनय को देखकर उन्हें लगा यही वो अभिनेता है जो ये रोल कर सकता है। मिलाप आई थी 1937 में। उस फिल्म में केएन सिंह का एक 4 पेज लंबा संवाद था और तैयारी के लिए सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया था, जिसे उन्होंने एक ही दिन में याद कर लिया था। जब शूटिंग शुरू हुई तो इतना लंबा संवाद उन्होंने एक ही टेक में ओके किया। ऐसी ही थी उनकी याददाश्त और तैयारी। रिटायर होने के बाद भी उन्हें अपनी फिल्मों, उससे जुड़े लोग और घटनाएं तारीखों के साथ याद थी। एक और खास बात थी उनमें, वो बहुत जल्दी सीखते थे, इसीलिए कई किरदार इतने जानदार हो जाते थे। किसी को पता चले तो बता, हमारा पीछा किया, मैं दोनों टुकड़े कर दूंगा।
शक्ति सामंत की 1956 में आई फिल्म इंस्पेक्टर में जब उन्हें विक्टोरिया चालक की भूमिका निभानी थी तो उन्होंने कई दिनों तक विक्टोरिया चालकों के उठने बैठने के तरीके, बात करने के स्टाइल, विक्टोरिया चलाने के ढंग को ऑब्जर्व किया। यहाँ तक कि किंग सर्कल पर विक्टोरिया चलाकर भी देखा और किसी से पूछकर चोर बाजार से विक्टोरिया चालक की ड्रेस भी ले आए और उसी को पहनकर शक्ति सामंत के सामने पहुंच गए। शक्ति सामंत उन्हें विक्टोरिया चालक समझकर डांटने ही वाले थे कि उनकी नजर केएन सिंह के चेहरे पर पड़ी और वो हैरान हो गए। रोल तो केएन सिंह का विलेन का ही था, मगर किरदार के पेशे से जुड़े ऐसे रिसर्च किसी भी कलाकार के काम को हकीकत के करीब ले जाते हैं। सिर्फ केएन सिंह ही नहीं बल्कि हर सशक्त अभिनेता का यही मानना रहा है कि ये कोई निर्देशक आपको नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद सीखना पड़ता है। कौन सा राजकुमार सरकार? मेरी गाड़ी में तो जो बैठता है मैं सभी को राजकुमार समझता हूँ। कोलकाता से जब AR कारदार बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रवाना हुए तो केएन सिंह भी उनके साथ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भाग्य आजमाने पहुंच गए। बॉम्बे में 1938 में आई फिल्म बागबान, जिसने केएन सिंह को स्टार विलेन की पंक्ति में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। उन दिनों याकूब और ईश्वर लाल मशहूर विलेन हुआ करते थे। केएन सिंह ने उनकी बहुत सी फिल्में देखी थी, मगर उन्होंने AR कारदार से साफ कह दिया था कि वो किसी की नकल नहीं करेंगे, बल्कि उस किरदार को अपने स्टाइल में करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक सीन टीम के सामने परफॉर्म भी किया और कहा भी कि अगर पसंद ना आए तो आप किसी और को ले लेना। जब वो सीन पूरा हुआ तो AR कारदार ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी पत्नी बहार को केएन सिंह की खौफनाक आंखों ने बहुत प्रभावित किया। एक बड़ी फिल्म मैगजीन में दिए केएन सिंह के इंटरव्यू के मुताबिक AR कारदार कन्विंस नहीं थे, मगर बाकी सबकी रजामंदी देखकर केएन सिंह को इस किरदार के लिए साइन कर लिया गया। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सेट पर नहीं आएंगे और जब भी केएन सिंह की शूटिंग होती AR कारदार सेट पर नहीं आते थे। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो याकूब ने उन्हें किंग कहकर संबोधित किया और ये भी कहा कि अब वो विलन के रोल नहीं करेंगे बल्कि उनकी फिल्मों में कॉमिक रोल करेंगे। और बाद में कई ऐसी फिल्में आई भी जिनमें याकूब ने कॉमेडी की और केएन सिंह विलेन के किरदार में नजर आए। बागबान के बाद केएन सिंह के पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने नानू भाई देसाई, चंदूलाल शाह, सोहराब मोदी और देविका रानी के साथ कई फिल्में की। केएन सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस काफी दमदार थी। वो जब सीन में होते थे तो कोई और नजर ही नहीं आता था, इसीलिए उन्हें सीन स्टीलर कहा जाता था। ये वो चिंगारी है जो एक दिन भड़ककर आग बन जाएगी, हमारे घर के सुख चैन को जलाकर राख कर देगी। वो लगातार अपने स्टाइल में बदलाव करते रहते थे और इसी बदलाव के कारण वो इंडस्ट्री में करीब 5 दशकों तक टिके रहे। और यहाँ पृथ्वीराज कपूर और केएल सहगल से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती रही। 1938 से बॉम्बे के जिस इलाके में वो रह रहे थे उसे एक समय में मिनी हॉलीवुड ऑफ बॉम्बे कहा जाता था, क्योंकि वहाँ उस समय के लगभग सभी छोटे बड़े स्टार्स रहा करते थे। पृथ्वीराज कपूर, केएल सहगल, मदन पुरी, मनमोहन कृष्ण, जयंत, सितारा देवी, मन्ना डे, फणी मजूमदार, जयराज और भी कई लोग यहाँ रहते थे। शाम के वक्त अक्सर लोग एक दूसरे के घर पर इकट्ठा होते और अच्छी खासी महफिल जमती थी। ऐसे में केएल सहगल जब गाना गाते तो घर के बाहर बहुत सी भीड़ सिर्फ उनका गाना सुनने के लिए इकट्ठा हो जाती थी। गले लग जाए। केएन सिंह ने राज कपूर के साथ बरसात और आवारा जैसी फिल्में की थी, मगर इसके बाद दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। इसकी वजह कही जाती है उनका राज कपूर को राज साहब कहकर ना पुकारना। राज कपूर उनके साथ ही पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे। केएन सिंह ने राज कपूर को गोद में खिलाया था। वो दुनिया के लिए साहब हो सकते थे, पर केएन सिंह के लिए तो वो उनके दोस्त के बेटे ही थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह स्टार भी थे, इसीलिए दोनों का ईगो टकरा गया। लेकिन आवारा ने दुनिया भर में धूम मचाई। रूस में भी इस फिल्म को रिलीज किया गया और जब रशियन में डबिंग हुई तो केएन सिंह अकेले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने रूसी भाषा में अपनी डबिंग खुद की थी। केएन सिंह ने जब फिल्मों में कदम रखा था तो खलनायक की इमेज एकदम अलग हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने उस स्टीरियोटाइप छवि को तोड़ा। आप उनकी फिल्में देखें तो ना तो आपको गालियों भरे संवाद सुनाई देंगे, न ज्यादा चीख चिल्लाहट या ओवर एक्टिंग मिलेगी। उन्होंने कम बोलकर अपने चेहरे से, आंखों से, अपनी ओवरऑल प्रेजेंस से दर्शकों में खौफ पैदा किया।
आपको शायद यकीन ना हो, पर हर फिल्म में वो खुद ये तय करते थे कि उनका किरदार किस हद तक बुरा दिखेगा। शायद वो अकेले ऐसे खलनायक होंगे जिनकी पर्दे पर सबसे कम पिटाई हुई। होती भी कैसे, असल जिंदगी में भी उनका एक रौब हुआ करता था। कोई उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी और अभिनय क्षमता के अलावा फिल्म निर्माता उन्हें इसलिए भी कास्ट करते थे क्योंकि उनके कारण दूसरे कलाकार शूटिंग पर टाइम पर आ जाते थे। खलनायकी का जलवा दिखाते हुए के.एन. सिंह ने कई महत्वपूर्ण चरित्र भूमिकाएं भी की। बेटे, अपने दुश्मन को मारना है तो उसे उसी के हथियार से मारो। बरसात, सजा, आवारा, बाजी, जाल, मरीन ड्राइव, सीआईडी, इंस्पेक्टर, चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज, काली टोपी लाल रुमाल, बरसात की रात, ओपेरा हाउस, मेरा साया, आम्रपाली, एन इवनिंग इन पेरिस, स्पाई इन रोम, मेरे हुजूर, हिम्मत, हाथी मेरे साथी, लोफर, मजबूर, काला सोना, दोस्ताना, कालिया जैसी बहुत सी फिल्मों में उन्होंने छोटे बड़े गुंडे से लेकर डॉन, वकील, जज, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, जमींदार जैसे कई पॉजिटिव किरदार भी निभाए। मैं तैयार बैठा हूँ, कोई अच्छा लड़का मिले तो मैं सल्तनत की शादी फौरन कर दूं और हज के लिए चला जाऊं। जी, जैसे रत्मूसर जिसका प्रयोग इस युद्ध में किया गया। उनकी आखिरी फिल्म दानवीर 1996 में रिलीज हुई, जिसमें वो प्रेम चोपड़ा को खलनायकी के गुर सिखाते हुए नजर आए। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने भाई के बेटे पुष्कर को गोद लिया था, लेकिन घर के सभी बच्चे उन्हें बड़े पापा कहते थे। के.एन. सिंह आखिर तक खुद को सिनेमा का स्टूडेंट मानते रहे। उन्होंने सिनेमा पर बहुत सी किताबें पढ़ी, हॉलीवुड फिल्में देखी, जिनसे उन्हें अपने किरदार निभाने की प्रेरणा भी मिली। एक वक्त था जब वो हाईएस्ट पेड विलन थे और फिर धीरे धीरे वक्त बदला। अपनी जिन बड़ी आंखों से वो रौब दिखाते थे, उनकी इन्हीं आंखों ने उन्हें धोखा दे दिया। 1984 तक आते आते मोतियाबिंद के 2 ऑपरेशन हो चुके थे उनके, मगर उनकी ऑप्टिक नर्व्स सूखने लगी थी, जिनकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। लगभग 30 दशकों तक वो अपनी उल्टी आंख से ही काम चला रहे थे, क्योंकि उनकी दाईं आंख की रोशनी लगभग जा चुकी थी। 1988-89 तक आते आते दूसरी आंख से भी वो बिना स्पेशल चश्मे के नहीं देख पाते थे। बाद के दौर में तो दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया था। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल अंधेरी दुनिया में गुजारे। सदी की शुरुआत में 31 जनवरी को वो इस अंधेरी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। एक व्यक्ति आता है, अपनी एक जगह बनाता है, लेकिन फिर उसे उस जगह को छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा उस जगह को भरने के लिए तैयार हो चुका है। के.एन. सिंह की खाली की गई जगह को प्राण ने भरा, जिनका आतंक इतना था कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। उनकी बात किसी और वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।